Hello and welcome back to our next video. So in this video we will try to learn how to prepare the income and expenditure account by solving a very simple practical problem. So let's try to understand the question. The question says, from the following receipts and payment account for the year ended 31st December 2015 and other details of Shankardev Club, prepare income and expenditure account for the year ended 31st December 2015, and the receipts and payment account is given. So in the receipts and payment account, on the receipt side, the opening balance is given, subscription is given for 2014, 15 and 16, sale of newspaper is given, life membership is given, donation for building, interest and maintenance grant. And on the payment side, salaries, honorarium. So now what do you mean by the honorarium? So honorarium means the payment which is made by the non-profit organization to any person on his honor. इस क्लब में कोई भी स्पोर्ट्स हुआ, मानो कि कोई क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, तो वो क्रिकेट टूर्नामेंट में जो भी अंपायर आके अंपायरिंग करेंगे, तो अंपायर को जो भी पैसा हम लोग उसको देंगे, उनके ऑनर पे हम लोग वो पैसा भी उसको पेमेंट करेंगे, तो उसको हो गया आपका ऑनरेरियम। या भी कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अगर कोई भी गेस्ट लेक्चरर आके कोई भी लेक्चर आप लोगों को दिया और उस गेस्ट लेक्चरर को करना है, तो उस फीस को आप लोग बोलते हैं ऑनरेरियम। नेक्स्ट हो गया स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रेंट, स्कॉलरशिप एंड द क्लोजिंग बैलेंस। एंड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड सब्सक्रिप्शन फॉर 2015 रुपीज़ 400 रिसिप्ट इन 2014। तो बोला है कि सब्सक्रिप्शन के साथ आपका 2 ट्रीटमेंट है और सैलरीज के साथ आपका 2 ट्रीटमेंट है। तो इस क्वेश्चन में आपका पहले तो बात है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब भी आप लोग बनाएंगे तो नीचे दिया गया जो भी डिटेल्स होगा, नीचे दिया गया जो भी एडजस्टमेंट होगा, तो पहले आपका सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो इन्फॉर्मेशन आपको किस किस आइटम्स के ऊपर दिया है, वो उस आइटम को आप लोग पेंसिल से मार्क कर लो एक बार। तो उस आइटम को मार्क करने के बाद जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी पेंसिल से मार्क किया हुआ है। तो सब्सक्रिप्शन के साथ आपका 2 इन्फॉर्मेशन था, इसलिए देखिए सब्सक्रिप्शन को हमने 2 बार मार्क किया है। तो यहाँ पे आपको और एक चीज़ याद रखना है, जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन को मार्क करेंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में मैंने सब्सक्रिप्शन को मार्क किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ के 2015 में मार्क किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो भी करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा, उस करंट ईयर को सब्सक्रिप्शन को ही हम लोग मार्क करेंगे। अगर यहाँ पे 17, 18, 19 होता, अगर 18 हम लोग का करंट ईयर होता तो हम लोग 18 को मार्क करते। मतलब जो भी आपका करंट ईयर है, मतलब 31 दिसंबर टू 31 दिसंबर, सॉरी यहाँ पे हमने मार्च लिख दिया था, 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर आपका क्लोजिंग डेट है, मतलब ओपनिंग डेट आपका जनवरी था, मतलब 2015 आपका अकाउंटिंग ईयर है, तो 2015 को ही हम लोग मार्क करेंगे। अगर 2020, जैसे कि यहाँ पे 2020 चल रहा है, तो 2020 या 2019 हम लोग का 2019 का दिसंबर हम लोग का क्लोजिंग डेट होता, और 2019 को आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने दिया है, जैसे कि यहाँ पे 15 में बनाने दिया है। तो 1 अप्रैल 2015 से 1 जनवरी 2015 से लेकर 31 दिसंबर 2015 तक आपका 1 अकाउंटिंग ईयर है। तो इस साल में जितना भी सब्सक्रिप्शन आपको मिला, उस सब्सक्रिप्शन को ही आपको एडजस्टमेंट के लिए मार्क करना है। नेक्स्ट आपका सैलरी के साथ इंफॉर्मेशन है, तो सैलरी को हमने एक बार मार्क कर दिया। अभी हम लोग प्रिपेयर करते हैं कि कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो हम लोग जब भी एक्सपेंडिचर साइड बनाएंगे तो हम लोग पेमेंट साइड देखेंगे। जब भी आप लोग एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे, एक्सपेंडिचर में लिखने से आप लोग पेमेंट में देखेंगे। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का पेमेंट साइड में आपका जो भी पेमेंट है, वो पेमेंट आपका रेवेन्यू इन नेचर है, वो पेमेंट आपका कैपिटल इन नेचर है। क्योंकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग कैपिटल और रेवेन्यू को क्लासीफाई नहीं करते, हम लोग को पैसा जाने से ही रिकॉर्ड करते। वो पैसा रेवेन्यू नेचर में गया, वो पैसा कैपिटल नेचर में गया, इट डजेंट मैटर, कैश गया है तो रिकॉर्ड करना है। लेकिन हम लोग जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो हम लोग को देखना है कि पेमेंट साइड से सारा आइटम ही क्या पुट करना है, नहीं, पेमेंट साइड से ओनली रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन ही हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। इज इट क्लियर? तो पहले स्टार्ट करते हैं। पहले लिखा हुआ है सैलरीज, तो हम लोग लिखेंगे 2 सैलरीज। तो सैलरीज हम लोग ने क्यों लिखा? क्योंकि सैलरीज हर साल होता है
इट इज़ ए रेवेन्यू नेचर, इसलिए हम लोग लिखा अमाउंट है 14,000, तो 14,000 हम लोग इनर कॉलम में लिख दिया। क्यों इनर कॉलम में लिखा? क्योंकि 14,000 के साथ कुछ एडजस्टमेंट है, मतलब सैलरी के साथ कुछ एडजस्टमेंट है। उसके बाद है ऑनरेरियम, तो ऑनरेरियम भी आपका रेवेन्यू नेचर हो गया। ऑनरेरियम भी आपका रेवेन्यू इन नेचर है। ऑनरेरियम में मतलब हर साल आपका कोई भी ओकेशन क्लब है तो हर साल भी कुछ एक्सपेंस, कोई टूर्नामेंट होता है, जैसे कि स्कूल हो गए, स्कूल में कोई टूर्नामेंट होता है तो ऑनरेरियम आपका रेवेन्यू इन नेचर है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट बाहर में लिख दिया 3,000। उसके बाद है स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, हर साल कोई स्पोर्ट्स होता है उसका खर्चा होगा, हर साल ही खर्चा होगा स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, तो स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस हम लोग लिख दिया 5,000। का इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे बिजनेस ने, ऑर्गेनाइजेशन ने तो खर्चा किया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए खर्चा किया, कोई जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, सपोज कोई लैंड खरीदा, कोई बिल्डिंग बनाया, तो उस पर्पस से क्या है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी खर्चा किया, इस साल इन्वेस्ट किया, इसका मतलब नहीं है कि नेक्स्ट ईयर भी वो लोग इन्वेस्ट करें। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया, अभी नेसेसरी तो नहीं है कि इस साल में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के बाद नेक्स्ट ईयर भी वो लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करेगा या हर साल ही बिजनेस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करता रहेगा, उसका कोई हर साल ही बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता रहेगा, वो ज़रूरी नहीं है। इसलिए कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग मतलब एसेट के पीछे खर्चा किया है, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका रेंट, तो भाड़ा, कोई घर का भाड़ा हो गया तो रेंट हर महीना या हर साल आपको देना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग रेंट लिखेंगे। रेंट के साथ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या इसका मतलब जो अमाउंट है वो ही हम लोग बाहर लिखेंगे। इसका मतलब नेक्स्ट हो गया आपका स्कॉलरशिप। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पहला मोटिव क्या होता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पहला मोटिव होता है प्रोवाइडिंग सर्विस टू द सोसाइटी विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। तो स्कॉलरशिप है, तो स्कॉलरशिप का मतलब है कोई भी सोसाइटी के लिए काम करना, तो स्कॉलरशिप का रिकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा। स्कॉलरशिप, चैरिटी, ये सब का रिकॉर्डिंग होता है। तो स्कॉलरशिप इज ए रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो स्कॉलरशिप कितना है? 1,000, तो जो अमाउंट होगा वही अमाउंट हम लोग यहाँ लिखेंगे। उसके बाद है आपका कैश इन एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस या ओपनिंग बैलेंस का कोई भी रिकॉर्डिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होगा। नेक्स्ट आप लोग रिसिप्ट साइड देखते हैं, तो रिसिप्ट साइड में पहला आइटम हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग कैश इन हैंड रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन, तो हम लोग लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। अभी सवाल ये आता है कि सब्सक्रिप्शन कौन सा ईयर के लिखेंगे, तो हम लोग का करंट ईयर है 2015, तो 2015 का सब्सक्रिप्शन हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके साथ कोई भी एडजस्टमेंट था। नेक्स्ट है आपका सेल ऑफ न्यूज़पेपर, तो पुराना न्यूज़पेपर था उसको सेल कर दिया, सेल ऑफ, तो न्यूज़पेपर हर साल सेल होता है 100। नेक्स्ट है आपका लाइफ मेंबरशिप फीस। तो हमने मीनिंग में अर्लियर वीडियो में एक मीनिंग में हम लोग सीखा था कि लाइफ मेंबरशिप क्या होता है, कि लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब होता है कोई भी मेंबर एक ही टाइम पे अपना पूरा साल का पैसा, पूरा लाइफ का पैसा एक साथ में पेमेंट कर दिया, वो हर साल या हर महीना वो थोड़ा थोड़ा करके नहीं देता है। मतलब लाइफ मेंबरशिप फीस इज़ रिसीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एट ए सिंगल टाइम, ये एक बार ही मिलता है, इसलिए ये कैपिटल इनकम है, ये रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट है डोनेशन, तो हम लोग लिखेंगे बाय डोनेशन। इस डोनेशन के साथ कोई रीज़न नहीं है, जनरल पर्पस डोनेशन इज ट्रीटेड एज ए रेवेन्यू इनकम। तो डोनेशन कितना आ गया 6,000, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिया 6,000। नेक्स्ट है आपका डोनेशन फॉर बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग बनाया उसके अगेंस्ट में आपको डोनेशन मिला, अगर आप बिल्डिंग बनाना कंप्लीट हो जाएगा तो डोनेशन भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, डोनेशन अगर कोई कारण से मिला वो हर साल मिलेगा नहीं, वो हर साल नहीं मिलेगा। जब भी ये कारण फुलफिल होगा उसके बाद से वो डोनेशन मिलना बंद हो जाएगा। दैट मीन्स इट इज़ नॉट रेगुलर बेसिस इनकम, हैंस इट इज़ ट्रीटेड एज ए रेवेन्यू, हैंस इट इज़ ट्रीटेड एज ए कैपिटल इनकम, हैंस इट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, बैंक में आपने कुछ पैसा रखा होगा तो इंटरेस्ट आपका हर महीना या हर साल आपको मिलता रहेगा, तो इंटरेस्ट आपका आएगा 200।
नेक्स्ट है मेंटेनेंस ग्रांट। मेंटेनेंस ग्रांट मतलब कोई भी मेंटेनेंस एक्सपेंसेस होता है, ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेनेंस का खर्चा होता है, उसके अगेंस्ट में पैसा मिलता है। तो मेंटेनेंस तो हर साल होता रहेगा, हर महीना होता रहेगा, इसका मतलब वो पैसा भी आपको हर साल या हर महीना मिलता रहेगा। तो मेंटेनेंस ग्रांट आपका क्या हो गया, मेंटेनेंस ग्रांट आपका रेवेन्यू इनकम। मेंटेनेंस ग्रांट अमाउंट है आपका 3000। So this is all about the receipts and payment account. Next, see the adjustment. First one is the outstanding subscription. मतलब इस साल में आपको 20,000 रुपये सब्सक्रिप्शन मिला था। इस साल में आपको 20,000 रुपये सब्सक्रिप्शन मिला था। जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको 20,000 मिला और आपको 2200 रुपये मिलने वाला है। 2200 रुपये आपको नहीं मिला, वो पीछे मिलेगा आपको। इस साल का पैसा आपका ड्यूस है, बाद में मिलेगा। लेकिन इनकम किस साल का है, इस साल का ही है। इनकम तो इस साल का ही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग। इस साल का इनकम अगर बाद में भी मिला, लेकिन इनकम तो ये इस साल का ही है, तो इसलिए हम लोग इसको ऐड करके इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि दूसरा कुछ एडजस्टमेंट था। मतलब हम लोग के हिसाब से इस साल का इनकम कितना हो गया, 22,500 रुपये, जिसमें से 20,000 रुपये आपको मिला और 2500 रुपये आपको बाद में मिलेगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन फिर से कहता है आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी भी आपका ड्यूस है, तो सैलरी भी आपको ऐड करना है। ड्यूस है मतलब देने वाला है, आपको देना पड़ेगा वो सैलरी। लेकिन सैलरी का जो खर्चा वो तो इस साल का ही है, इसलिए ऐड कर दो 1000। ऐड करके हम लोग बाहर लिखा 15,000। डेट मीन्स आपको 15,000 का टोटल सैलरी था इस साल का। टोटल सैलरी के नाम पे अपने खर्चा आपको करना था 15,000, जिसमें से आपने 14,000 पेमेंट किया। 14,000 का आपका पेमेंट हुआ, इसलिए पेमेंट साइड में आया। पेमेंट आपने किया था 14,000 आपका ऑर्गेनाइजेशन से चला गया, इसलिए आपने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में आपने क्या लिखा था, सैलरी 14,000 लिखा। 1,000 आपका ड्यूज था, तो वो पैसा पेमेंट हुआ नहीं था, इसलिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आया भी नहीं था, क्योंकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट तो कैश बेसिस में बनाया जाता है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहता है कि इस साल में आपका सैलरी के नाम पे कितना खर्चा होगा वो लिखो। तो आपने बोला कि 14,000 आपका इस साल में खर्चा हो गया था और इस साल का ही 1,000 रुपये बाकी है, वो बाद में देंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहा कि इस साल का खर्चा है 15,000, तो टोटल तुम लिखो 15,000। 14,000 आपने पेमेंट किया और 1,000 आपको इस साल का है, तो टोटल आपके इस साल में खर्चा हुआ 15,000। नेक्स्ट आपका लिखा है कि सब्सक्रिप्शन फॉर 2015 फॉर ₹400 रिसिप्ट इन 2014। बोला है कि 2015 का 400 रुपये, 2015 का 400 रुपये आपको 2014 में मिला था। 2015 का जो भी 400 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन था वो 2014 में मिला था। 15 का पैसा 2014 में मिला। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि 2015 में आपको 22,500 रुपये था और एक आदमी आके बोला कि नहीं, इसका जो इस साल का जो 400 रुपीज़ था वो नेक्स्ट ईयर मिला था, नेक्स्ट ईयर रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में वो था। लेकिन पैसा किस साल का है, पैसा इस साल का है ना, पैसा तो इस साल का है, तो इस साल के साथ ऐड कर दो, ऐड रिसिप्ट इन 2014 22,900। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। पहले बोलता है कि, फिर से एक बार समझते हैं। पहले बोलता है कि इस साल में आपको 20,000 रुपये सब्सक्रिप्शन मिला। फिर किसी ने आके बोला कि नहीं, 2,500 रुपये और मिलने वाला है, लेकिन वो पैसा अभी नहीं, बाद में मिलेगा आपको। तब आपका दिमाग में आया कि पैसा तो इस साल का ही है, इनकम तो इस साल का ही है, तो इस साल के साथ ऐड करो, तो आपने ऐड कर दिया। ठीक है, तो अभी हम लोग अभी हम लोग के हिसाब से इस साल का सब्सक्रिप्शन है 22,500। फिर एक आदमी आके बोलता है कि नहीं सर, 400 रुपीज़ आपको तो नेक्स्ट ईयर ही मिला था, लास्ट ईयर मिला था। 400 रुपीज़ इस साल का जो भी इनकम था 400 रुपये, वो आपको लास्ट ईयर में मिला था। तब जाके हमारे दिमाग में आया कि है तो ये इस साल का ही इनकम, तो लास्ट ईयर में मिला था, लेकिन है तो इस साल का इनकम, तो इस साल के साथ ऐड करो। तो हम लोग 22,900 मेरा इस साल का सब्सक्रिप्शन है। तो इस साल का पैसा अगर लास्ट ईयर में मिलता है तो भी ऐड करना है, इस साल का पैसा अगर नेक्स्ट ईयर में मिलने वाला है तो भी ऐड करना है। फर्स्ट, इस साल में अगर लास्ट ईयर का पैसा इस साल में मिला, मतलब अगर 2015 में अगर 2014 का पैसा 2015 में मिला, तो आपको लेस करना है, क्योंकि इस साल का इनकम नहीं है। वैसे ही करेंट ईयर में अगर नेक्स्ट ईयर का पैसा अगर करेंट ईयर में एडवांस में मिला, तो भी हमको लेस करना है, क्योंकि
नेक्स्ट ईयर का पैसा इस साल में मिला, मतलब इस साल का इनकम नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर का इनकम है, तो इस साल से हम लोग लेस करेंगे और नेक्स्ट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब बनाएंगे उसके साथ हम लोग उसको ऐड कर देंगे। सो दिस इज द कंसेप्ट कि इस सब क्या कहता है कि प्रेजेंट मतलब करंट ईयर में अगर आपको प्रीवियस ईयर का पैसा करंट ईयर में मिला तो हम लोग डिडक्ट करेंगे, नेक्स्ट ईयर का पैसा अगर करंट ईयर में मिला तो भी हम लोग डिडक्ट करेंगे। अगर प्रीवियस ईयर में करंट ईयर का पैसा, इस साल का पैसा अगर प्रीवियस ईयर में मिला था तो हम लोग इस साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ ऐड करेंगे, और अगर करंट ईयर का पैसा नेक्स्ट ईयर में मिलने वाला है, मिला नहीं लेकिन नेक्स्ट ईयर में जाएगा वो पैसा, तो भी हम लोग इस साल के साथ ऐड करेंगे क्योंकि इनकम इसी साल का ही है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाउ क्लोज इट। हम दोनों साइड क्लोज करेंगे और एक बार चेक करते हैं टोटल में कितना आता है। So after closing both the side, after adding all the items, we have seen that on the credits, on the debit side, expenditure में आपका अमाउंट ये सारा को ऐड करने से हम लोग आता है 26,000 और इनकम साइड में ऐड करने से आपका आता है 32,000। तो कौन सा साइड ज़्यादा है? इनकम साइड। तो हम लोग लिखेंगे 32,200 ऑन बोथ द साइड, 32,200 बोथ द साइड। और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा तो इस साल में आया तो इस साइड में आने से हम लोग लिखेंगे टू सरप्लस ब्रेकिंग लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर मतलब इनकम साइड ज़्यादा हुआ एक्सपेंसेस से, इसका मतलब हम लोग के हाथ में पैसा बचेगा कितना? सरप्लस होगा। कितना बचेगा? 32,200 से 26,000 माइनस करने से 6,200 आपका एक्सेस है। ये आपका हो गया क्या? बैलेंसिंग फिगर। So this is the balancing figure. So this is how income and expenditure account is prepared. So we have done by solving a very simple sum. So हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक थोड़ा एडवांस लेवल का सम लेके और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।